आपण पाहत आहात संगमेश्वर कॉलेज सोलापूरचं यूट्यूब चॅनल। चांद की रोशनी से जैसे बनी है ये महफिल, चांद की रोशनी से जैसे बनी है ये महफिल, आपका स्वागत है हमारी तरफ से दिल से। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आज संगमेश्वर महाविद्यालय में हिंदी विभाग की तरफ से हिंदी दिन मनाया जा रहा है। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय अध्यापकगण एवं उपस्थित मंच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत संगमेश्वर गीत से शुरुआत होगी। अब मैं सभी अतिथियों को विनती करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करें। यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति, हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। इसके बाद मैं हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संघ प्रकाश डुड्डे सर को विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए और प्रास्ताविक व्यक्त करें। संगमेश्वर महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर नसीमा पठान जी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र देसाई जी, उप प्रधानाचार्य आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सुहास पुजारी जी, हिंदी विभाग के हमारे सहयोगी डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी, मराठी विभाग के हमारे मित्र डॉक्टर सारीपुत्र तुपेरे जी, डॉक्टर सतीश पन्हाळकर जी तथा देवी और सज्जनों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज आपके सम्मुख संगमेश्वर महाविद्यालय की ही छात्र रही आदरणीय डॉक्टर नसीमा पठान जी का आगमन महाविद्यालय में हुआ है। तो सबसे पहले तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी विभाग की परंपरा बहुत ही महान रही है। जैसे कि पोटाबत्ती सर की याद अभी अभी मैडम ने निकाली, टिकले सर, डॉक्टर भगवान दास तिवारी, शोलापुर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर इरेश स्वामी जी, सविता गायकवाड़ मैडम जी, इन सारे महानुभावों को मैं आज याद करता हूं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। हिंदी विभाग द्वारा हर वर्ष अलग अलग समारोह का आयोजन विभाग की ओर से किया जाता है। विभाग ने 2013 में संत साहित्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का 2 दिन का आयोजन किया और बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम से लेकर डॉक्टर निशिकांत थकार और बहुत सारे महानुभाव यहाँ आकर संत साहित्य पर अपनी बात रखी। मुझे बहुत ही गर्व है कि विभाग द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हर वर्ष हम करते रहते हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने राष्ट्रवाणी भित्ति पत्रिका बनाई है, जिसका आयोजन नियोजन पूरा छात्रों ने किया है। और इस वर्ष भित्ति पत्रिका का विषय हमने रखा है प्रेम कविता। छात्रों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भित्ति पत्रिका को जरूर पढ़िएगा, जो कि आपके द्वारा बनाया गया, आपके साहित्य को हमने भित्ति पत्रिका के रूप में मैडम के करकमलों द्वारा उसका विमोचन थोड़ी देर में होने वाला है। मैं
विभाग के जितने भी सारे कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में छात्रों का सम्मिलित होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अलग अलग प्रतियोगिताएं का आयोजन तो होता ही रहता है। इस वर्ष ऑनलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन इसी सप्ताह में करने का हमारा प्रयास रहा है। उस कार्यक्रम को भी आपको बड़ी संख्या में उपस्थित रहना है। आज के इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैडम के अनमोल विचार हम यहाँ सुनने वाले हैं। फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इसके बाद अतिथियों का सत्कार होगा। डॉक्टर राजेंद्र देसाई के कर कमलों द्वारा डॉक्टर नसीमा पठान जी का सत्कार होगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर राजेंद्र देसाई प्रधानाचार्य का सत्कार हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संघ प्रकाश ढुड्डे के कर कमलों द्वारा होगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर सुहास पुजारी उप प्रधानाचार्य का सत्कार डॉक्टर दादा साहेब खांडेकर जी के कर कमलों द्वारा होगा। धन्यवाद सर। अतिथि परिचय के लिए मैं डॉक्टर दादा साहेब खांडेकर जी को विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए और अतिथि परिचय दें। आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं आज के समारोह के प्रमुख अतिथि जी का परिचय देने के लिए। छात्रों, हमारे बीच उपस्थित हिंदी दिन की प्रमुख अतिथि प्राचार्य डॉक्टर नसीम पठान मैडम जी हमारे बीच उपस्थित है। मैडम जी का योगदान तो आप सभी को पता है, आप बार बार ये नाम सुनते हैं। मैं पिछले 30-35 सालों से उनका नाम, उनका कार्य देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनके अनमोल विचार आज हमें यहाँ सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल ही साधारण परिवार में जिनका जन्म हुआ और बहुत ही कठिन परिस्थिति में जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की, लेकिन साधारण परिस्थिति में होने के बाद भी एक व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक पढ़ सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने आज उपस्थित है डॉक्टर नसीम पठान जी के माध्यम से। मैडम जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सोलापुर की छोटी पाठशाला में आरंभ की, लेकिन आगे चलकर हिंदी और मराठी दो भाषाओं में शिवाजी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात हिंदी में एमफिल किया और एजुकेशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका कार्य इतना बड़ा है, हमारे सामने उन्होंने ये जो किया हुआ कार्य है उनका एक परिचय पत्र दिया है। और जब मैंने यह परिचय पत्र देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया मैडम जी कि आपने अब तक ये इतना बड़ा कार्य किया है। सह शिक्षिका के रूप में उन्होंने अपनी सेवा, हिंदी सेवा आरंभ की, शिक्षा की सेवा आरंभ की और संभाजीराव शिंदे बीएड महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में वो सेवानिवृत्त हुई। इस बीच कुछ अन्य कॉलेज, कुछ
अन्य स्थानों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं देने का काम किया। उन्होंने व्याख्यान दिए पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी वो व्याख्याता के रूप में प्रचलित है। उनका साहित्य प्रसिद्ध हुआ। उनकी एक लंबी लिस्ट, एक सूची यहां दी गई है। बहुत बड़ा साहित्य लेखन उन्होंने किया है। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कुछ ग्रंथ है, उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है डॉक्टर बाबासाहेबांच्या आठवणीचं गोंधन। मतलब मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने लेखन किया है। ऋतुगंध, तो एक सूर्य होता, इनके काव्य संग्रह है। इनके साथ साथ वैचारिक लेखन, सांस्कृतिक लेखन, बाल मानसशास्त्र पर लेखन, अलग अलग प्रकार का लेखन किया है। और इनके साथ साथ उर्दू गजलों का भी लेखन किया है। मतलब हिंदी, मराठी, उर्दू, इन तीनों भाषाओं में उन्होंने लेखन किया है। अनेक ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हो गए हैं। ग्रंथों के साथ साथ लगातार समाचार पत्रों में लेखन करना। जरा शांत रह रहे। समाचार पत्रों में लगातार अलग अलग सदर, मतलब हर रोज लेखन किया जाता है। उनमें माझं काय चुकले, गहिरे गोंधन, सोलापुरी तड़का, तुका मने, सहज जाता जाता, गजले मेरी तुम्हारी। हिंदी और मराठी में यह सातत्यपूर्ण लेखन करती रहती है समाचार पत्रों में। उसके साथ साथ व्याख्याता के रूप में अनेक देश, महाराष्ट्र और अनेक स्थानों पर उन्होंने व्याख्याता के रूप में अपना कार्य किया। सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर, शैक्षिक विषयों पर, राष्ट्रीय एकात्मता, एड्स जागृति, कुष्ठ रोग, गणेश उत्सव, ईद ए मिलाद। मतलब देखिए कि उनका जो व्याख्याता के रूप में जो विषय है वो भी विविध विषय है। मतलब किसी एक विषय पर उन्होंने व्याख्यान नहीं दिए। मतलब नशाबंदी से लेकर प्रबुद्ध भारत, प्रबोधन मंच, शैक्षणिक परिषद, अनेक अलग अलग विषयों पर वे व्याख्याता के रूप में काम करती रही है, लेखन करती रही है। अलग अलग प्रकार के लेखन कार्य में कुछ लेख भी लिखे हैं। उनका तुकामने नामक लेख बार बार प्रकाशित होता रहा है। इसके साथ साथ जो प्रसार माध्यम है, मतलब रेडियो, यूट्यूब, वृत्तदर्शन, सोलापुर वृत्तदर्शन, इन प्रसार माध्यमों में भी उनके साक्षात्कार, उनके भाषण, उनके व्याख्यान लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मैडम जी का नाम डाल दिया यूट्यूब पर, उनके अलग अलग प्रकार के व्याख्यान। परसों ही मैंने उनका मुक्त गजल में मुक्त छंद, इस पर व्याख्यान उनका यूट्यूब पर मैंने सुना। बहुत सुंदर व्याख्यान है। सामाजिक कार्य, ये साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ वो सामाजिक कार्य भी करती है और उनका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा है। महिला जागृति, महिला शिक्षा जागृति के साथ साथ वृद्ध, अपंग, अंध, मतलब सारे क्षेत्रों में उन्होंने सामाजिक कार्य किया है। झुग्गी झोपड़ी में जाती है, वेश्याओं के, वारांगनाओं का उनकी अनेक समस्याएं होती है। ऐसे स्थान कि जहां जाकर वृद्धाश्रम हो, निराधार आश्रम हो, बच्चों का मतलब रिमांड होम, बच्चों का पुनर्वसन जहां किया जाता है, रिमांड होम हो, पुलिस स्थानों पर सुसंवाद करने का काम हो, शांतता कमेटी हो, कामगार संगठनाओं हो। मतलब मैं इतना आश्चर्यचकित होता हूं कि ऐसा कोई भी के हाथों से कि जहां उन्होंने काम नहीं किया है। उनका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा है, अनुसंधान कार्य भी बड़ा है। उन्होंने जो संशोधन किया है, अनुसंधान किया है, उनके अनुसंधान का विषय है मुस्लिम महिलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी उपाययोजना। मतलब ये इतना हम कह सकते हैं कि गंभीर विषय है
कि मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जो पिछड़ापन है, सारे महिलाओं में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में पिछड़ापन है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में जो शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ापन है, उनकी प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन कार्य है जो उन्होंने किया है। अनेक संस्थाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया है। रिमांड होम, महिला उद्धार समिति, रक्तपेढ़ी, कुष्ठ रोग समिति, मतलब ये ऐसी संस्थाएं हैं कि जो जरूरी है जहां जाना और जहां काम करना। युवक बिरादरी, मराठी साहित्य परिषद, सोलापुर आकाशवाणी, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, सरस्वती बाबूराव चाकोते प्रकाश प्रशाला, अनेक संस्थाओं में उन्होंने कार्य किया है। मतलब एक क्षेत्र शैक्षिक कार्य, शिक्षा का छात्र, साहित्यिक कार्य, अनेक अलग अलग प्रकार के कार्य। शिक्षा व्यवस्था में शिवाजी विद्यापीठ, सोलापुर विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापुर विद्यापीठ, मराठवाड़ा विद्यापीठ, यशवंतराव चौहान विद्यापीठ, हर विद्यापीठ में उनके भाषण व्याख्यान होते रहते हैं और वहां भी जाकर वो छात्रों का मार्गदर्शन करती है, अध्यापकों का मार्गदर्शन करती है। मतलब ये जो उनका कार्य है सचमुच ही बहुत विस्तार से दिया गया है। और अंत में जो है उनके पुरस्कार, एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। मनुष्य के जीवन में 2-4 पुरस्कार मिले तो मनुष्य अपने आप को धन्य मानता है, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है कि करीब करीब एक पन्ना सिर्फ पुरस्कारों की लिस्ट है। इतने पुरस्कार उन्हें मिले हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, आप नाम सुनने से ही पता चलेगा कि उनके पुरस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। सोलापुर भूषण अवार्ड, सोलापुर का भूषण अवार्ड जैसा पुरस्कार मिला है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी अवार्ड, व्यसन मुक्ति अवार्ड, ये सारे महाराष्ट्र शासन के पुरस्कार हैं। गुणवंत महिला पुरस्कार 2003 में मिला है। 2005 में स्त्री भूषण अवार्ड, उसके बाद 2006 में अखिल भारतीय मराठा महासंघ जिजाऊ अवार्ड। मतलब जो सारे, लोक मंगल सहकारी बैंक स्त्री शक्ति सम्मान, सोलापुर भूषण ज्येष्ठ नागरिक संघ पुरस्कार, भीमाची लेक मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 125वीं जयंती में सम्मान पुरस्कार, हिंदी साहित्य सेवा अवार्ड। मतलब जैसे देखिए, मैं कुछ ही महत्वपूर्ण, मतलब मुझे लगता है सारे ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, सारे ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और 2022 को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार उन्हें मिला है। और अभी 2023 को महाराष्ट्र साहित्य परिषद का स्वर्गीय कर्नल प्रभाकर लांडगे स्मृति पुरस्कार। मतलब छात्रों 1992 में उनका पहला पुरस्कार है और 2023 में अंतिम पुरस्कार है। मतलब इस बीच में लगातार ये 30 साल से पुरस्कार लेना जारी है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देवदासी उद्धार, देवदासी निराधर बालके उद्धार, इस प्रकार उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बहुत बड़ा लंबा परिचय उनका हमारे सामने उपस्थित है। मैं महाविद्यालय का हिंदी विभाग का भाग्य समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे बीच आज मैडम जी उपस्थित है और हमें मार्गदर्शन करने वाली है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो ये देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो ये देश महान है, हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। अब मैं संघमित्रा हुत्से को विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए अपनी कविता प्रस्तुत करें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत ली है। ये जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए अच्छा है, बाकी को का पता नहीं मुझे। सुनिए, लफ्ज तो खामोश है
लफ्ज तो खामोश है, लेकिन सुनाई देती है आवाज तेरी। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन तुम ही बनी रहना मेरी हमसफर। पता नहीं क्यों नाराज हो तुम मुझसे, पता नहीं क्यों नाराज हो तुम मुझसे, पर ये मैं जानता हूँ कि बेवफा नहीं होगी तुम मुझसे। अब तो मैं कुछ खफा खफा सा रहता हूँ, कि अब तो मैं कुछ खफा खफा सा रहता हूँ, सारे जग से जुदा जुदा सा रहता हूँ। तेरी प्यास में मैं तन्हा तन्हा सा रहता हूँ, तेरी प्यास में मैं तन्हा तन्हा सा तड़पता हूँ, तेरी आस में मैं लम्हा लम्हा सा रहता हूँ। मुझे पता है कि देर होगी तुम्हें, मुझे पता है कि देर होगी तुम्हें, मगर लौटकर आओगी तुम मेरे पास, यह यकीन है मुझे, यह यकीन है मुझे। धन्यवाद। अब इसके बाद मैं छात्रों को भाषण के लिए बुलाना चाहूंगी। गायत्री मैत्रे से विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए और अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षकगण एवं दोस्तों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है, एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की चमचमाती बिंदी है, देश के माथे की चमचमाती बिंदी है। ह से ही हिंदी और ह से ही हिंदुस्तान है, तभी तो हमारा देश महान है। हिंदी ये वह भाषा है जो अ से अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। भले ही ये पंक्तियां सुनने में उत्साह व राष्ट्र के प्रति भाषा प्रेमियों के प्यार को व्यक्त करती हो, मगर वास्तविकता से कोई भी अनजान नहीं है। भारत राष्ट्र हिंदी व संस्कृत भाषा के अथाह ज्ञान भंडार का स्रोत रहा है। हर मुश्किल में वसुधैव कुटुंबकम व स्वागतम की भूमिका हमारे भारत की संस्कृति की रही है। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र और समाज के संतुलित विकास में वहाँ की भाषा और संस्कृति की विशेष भूमिका होती है। ऐसी ही विशेष भूमिका हमारे अपनों के सपनों की भाषा हिंदी ने निभाई है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से हिंदी एक भाषा है। हम आपको बता दें कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी दिवस के इतिहास की बात की जाए तो 14 सितंबर 1939 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया। मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी। ये बात है साल 1899 की। लॉस एंजलिस अमेरिका में हमारे ज्ञान के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा क्योंकि वो अमेरिकन था, हाउ आर यू स्वामी जी। तो स्वामी जी ने हिंदी में उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। उस अमेरिकन को लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। उस अमेरिकन को भी टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो उसने अगला सवाल हिंदी में किया, भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। तो इस बार स्वामी जी ने अंग्रेजी में उत्तर देते हुए कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटिफुल एंड डेवलप्ड। यह बात सुनकर अमेरिकन का आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये क्या, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और अब मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने तुम्हारी मातृभाषा में मुझे प्रश्न किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में तुम्हें उत्तर दिया, और जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए तुम्हारी मातृभाषा में जवाब दिया। 123 साल हो गए, 123 साल हो गए स्वामी जी के इस कही बात को, लेकिन आज तक हम नहीं समझ पाए कि ऊंची राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए।
कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। तो अब हमें ये तय करना है कि ऊंची राजनीति के निहित स्वार्थों के भेंट चढ़ जाएंगे या अपनी भूल सुधार कर एक नई क्रांति लाएंगे। इस क्रांति की शुरुआत हमें पहले खुद से करनी पड़ेगी। हमें खुद अपनी भाषा का सम्मान करना पड़ेगा ताकि हम दूसरों को अपनी मातृभाषा के सम्मान के प्रति जागृत कर सकें, भले वो हिंदी हो, मराठी हो या फिर संस्कृत हो। हमें अपनी मातृभाषा का तहे दिल से सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्रांति आएगी। अंतिम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने है पूरे देश को जोड़ा, जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। मुझे शांति से सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। अब मैं काजल शर्मा से विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए और अपना मनोगत व्यक्त करें। पहले तो सब लोग शांति से बैठिए और मेरा भाषण सुनिए। ओके। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में वर्ष 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। देश को एक रखने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी जान पहचान और शान है। सभी देशवासियों को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। सभी को मिलकर अपनी भाषा का प्रचार व प्रसार करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ एक छोटी सी शायरी बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद। मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र देसाई सर से मैं विनती करना चाहूँगा कि आपके सम्मुख जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा भाषण दिया, मैत्रेय नाम की ये लड़की, इसका मेजर सब्जेक्ट मराठी है और फिर भी उसने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। सर जी से मैं विनती करता हूं कि उसका सम्मान करें। साथ ही इस समारोह का बहुत ही बढ़िया संचालन करने वाली साबिया सबा शेख का भी सम्मान सर करें। ये पूरा सूत्र संचालन और इस समारोह की गरिमा बढ़ाने में इन सारे छात्रों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। गुलाब का फूल लेके आओ। इसके पश्चात ये पूरा डेकोरेशन करने का काम जिन्होंने किया है वे मुकेश राठौड़। आप ये जो कागज के जो बुक्के देख रहे हैं इन्होंने बनाए हैं। गुलाब दे, गुलाब या तीकी जनिया। अब इसके बाद मैडम का मंतव्य होगा। गुलाब। राष्ट्रवाणी भित्ति पत्रिका का लेखन इन छात्रों ने किया है। क्या नाम है? अपूर्वा, वर्ती, पार्वती, भजंत्री
अर्पिता बिराजदार। ओके, धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नसीमा पठान जी को विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए और छात्रों को मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानाचार्य सर जी, गुरुवर्य डॉक्टर उप प्रधानाचार्य पुजारी सर जी, खांडेकर सर जी, टिड्डे सर जी, और इन क्षणों को और इन लम्हों को काबिज करने वाले जिन्होंने इन क्षण चित्रों को अपने कैमरे में बंद रखा है, वो सारे प्रयत्नवादी, और जिन्होंने हमारा स्वागत अपने दिल के बातों को जाहिर करने के लिए बड़े मेहनत से कागज को कैंची से दिल का रूप देने वाले जो विद्यार्थी थे, उनका हार्दिक स्वागत। 3 छात्राओं ने यहाँ पे कविताएं पेश की, कुछ भाषण दिए, कुछ विचार दिए, और इतने हिस्से में वो भाषण बढ़ गया कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। फिर भी देखते हैं, समेट समेट कर कुछ मिल पाता है तो आपकी सेवा में सादर करते हैं। जिंदगी के लम्हों में जब कभी खुशियों के मौके आते हैं तो दिल कहता है क्यों न एक शेर इन महानुभावों को और आप सबों को पेश करे। खास तौर से ये बोलती हुई दीवारें, नहीं बदले हुए बेंचेस, चलने वाले पंखे, और किसी एक जमाने में एक कोने का दरवाजा खुला रहता था जो अब बंद है, और ये मेरा पहला बेंच जहां पे मैडम जी बैठी हुई है। वहां से जाने की कभी नौबत आई नहीं, क्योंकि प्रोफेसर गणपुले सर, प्रोफेसर सावे सर, प्रिंसिपल बोगिशियन सर, प्रोफेसर हुलेमनी सर, प्रोफेसर बनकर सर, पार्वती मैडम जी और पेंसे सर लाइब्रेरियन के, महावीर मामा जो बराबर 9 बजे बेल दिया करते थे और हम जिसका इंतजार किया करते थे कि ये बेल कब देते और हम कब जाते वहां पे, और ये 4 नंबर का बेंच जिसको किसी एक जमाने में मैंने उल्टा किया हुआ था, और प्रोफेसर श्रीराम पुजारी सर थे, उन्होंने कान पकड़ के प्रिंसिपल बोगिशियन सर के ऑफिस में, जहाँ पे प्रिंसिपल देसाई साहब बैठते हैं, वहां ले जाकर 3 रुपये की मेरी स्कॉलरशिप वो 6 महीने के लिए बंद की हुई थी, और कॉलेज किताबें दिया करता था, वो किताब अगले 6 महीने के लिए नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद में मैंने ठहराया कि बैठना है तो ऐसी जगह पे बैठो कि जहां से किसी ने उठाना नहीं चाहिए। आज मुझे मेरे शिक्षक प्रोफेसर टिकले सर जी, बालकृष्ण जी टिकले सर, और प्रोफेसर हिंदी वाले सर, इनकी भी याद आए बगैर रहती नहीं, जिन्होंने आज एक काबिलियत का हिसाब किया, और आज समाज में जो मान सम्मान है, मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सारी अवार्ड्स, मेरे सारे किताब, मेरी लेखन शक्ति, मेरी भाषण शक्ति, और अब तक भी मैं टीचर ही हूँ, ये बनाने की ताकत ये महाविद्यालय ने रखी हुई है। इस महाविद्यालय का ऋण कैसे अदा करें? मैं ये जरूर कहूंगी कि जानो तो बहुत कुछ है इन खामोश लकीरों में, इन खामोश दीवारों में, बाटी है हजारों खुशियां हम जैसे फकीरों में, हम जैसे फकीरों में। क्योंकि छात्र को अमीर बनाने का काम
महाविद्यालय शिक्षक और ज्ञान दीप करता है। और वो जो कुछ भी बनता है जिंदगी में, चाहे उसके जिंदगी के दौर जो है, उस दौर में मुझे याद आया कि सबसे पहले जब महानगर पालिका का पहले उप महापौर पद और उसके बाद में महापौर पद मिला, तो इसी वर्ग में सावे सर थे उस वक्त प्रिंसिपल, और बोगीशेन सर कोल्हापुर में थे। आज जो हिंदी मराठी का लेखन और पहली एमफिल होने का सम्मान प्रिंसिपल बोगीशेन सर ने दिया, क्योंकि उस वक्त पे एमएड का एजुकेशन का डिपार्टमेंट विद्यापीठ में नहीं था और उषा इथापे मैडम थी। तो उस वक्त पे प्रिंसिपल बोगीशेन सर ने कहा कि ठीक है, तुम एमफिल हिंदी करो, और मैं शहर सोलापुर की पहली एमफिल होने का मान मेरे शिक्षक ने मुझे दिया। उसके बाद में मेरा मकसद था कि मैं पीएचडी हूं, लेकिन पीएचडी के लिए मराठी माध्यम मुझे चाहिए था, वो नहीं था विद्यापीठ में। तब भालचंद्र देवस्थळी सर डीन थे, तो उस वक्त पे वो नहीं मिला, और प्रिंसिपल बोगीशेन सर ने कहा कि अगर तुम अंग्रेजी में करती हो तो आपको ये इजाजत मिल सकती है। अब देखो, जो रास्ता नहीं मालूम, जिसका घर मालूम नहीं, जिसके दरो दीवार मालूम नहीं, वो अंग्रेजी, क्योंकि मैं तो मराठी माध्यम की सेवा सदन की स्टूडेंट और स्कूल नंबर 2 नगर पालिका चौपाड़ की मैं स्टूडेंट। अब ये जमने वाला कैसा पूरा। लेकिन एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जो चेतना देता है, तो वो जर्रे से आसमान भी बन जाता है। और उस तरीके से मैंने पूरे 1010 पन्ने का अंग्रेजी में मेरा थीसिस लिखा, जो आज भी मुस्लिम कंट्रीज में, इजिप्ट और इसराइल में उसके ऊपर संशोधन चला हुआ है, क्योंकि मुस्लिमों पे कोई करता नहीं है। उसके बाद में हिंदी की वजह से मुझे भारत ज्योति या अदर जितने भी दिल्ली के अवार्ड थे वो मिले, लेकिन हिंदी की वजह से मिले और मराठी की वजह से मिले। मैं आप सबों की ऋणी हूं। दूसरी बात, इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके भी अवार्ड मिले, वो भी मौका मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मेरा गांव और मेरा देश ये सबसे अच्छा है, ये तो भूले नहीं उसमें से। ये हुआ जिंदगी के सफर तय करने का एक मौका, लेकिन फिर भी याद तो वही आता है कि सिर्फ हिंदी के वजह से और मराठी के वजह से और उर्दू के वजह से जो अपनी पहचान है, वो पहचान सिर्फ भारतीय और भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी अपनी पहचान देने वाली अपनी भाषा है, ये मत भूलिए आप उसमें से। अनेक शब्द, अनेक भंडार, हिंदी वर्णमाला, सब कुछ व्यवस्थित है, सर ने आपको बताया हुआ है। वो लेक्चर मैं अगर आपको फिर से देती हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी, उसका महत्व, वो क्यों पढ़े, त्रिभाषा सूत्र वगैरह वगैरह, ये आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पे पढ़ते हो, वो किताबें भी देखते हो, उसको फिर से दोहराना इतना कुछ महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता नहीं। वो आपको पूरे तरीके से हजम हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि राष्ट्रभाषा के बिना देश हमेशा गूंगा ही रहता है। ये महात्मा जी के विचार इसमें महत्वपूर्ण है। और ये दिन हम लोग जो करते हैं वो 1949 14 सितंबर और 1953 में उसका अभिनिवेश, इस तरीके से ये अपनाया गया। और राष्ट्रभाषा वर्धा प्रचार समिति ने 1953 में इसको अधिकृत रूप दिया। दक्षिण सभा, पूना की राष्ट्रभाषा सभा, ये बहुत से काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि आपको ये विदित है। मैं ये कहूंगी कि जिन्होंने कुछ ईंटें, कुछ पत्थर, कुछ नींव के चूना या सीमेंट इस साहित्य में दिया, क्या हम उनके आज याद करेंगे? क्योंकि सिलेबस के सिवाय हम लोग तो आगे जाते नहीं है। कबीर को भूलना आसान नहीं है, लेकिन जो भी फिलॉसफी उन्होंने बताई हुई है, कबीर के दोहे रहेगा, कबीर की साकी रहेगी,
या उनके पद रहेंगे, लेकिन उसमें से एक जिंदगी जीने की जो उत्साह भरी भावना है, तत्व ज्ञानात्मक उसका अधिष्ठान जो है, वो महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हमें देखते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी टेढ़ी मेढ़ी, ये जिन्होंने बताया कि हर बार देर से आती हो वगैरह कविता बताई उसमें, तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। और जामे दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। यानी अद्वैतवाद का जो विचार है वो कबीर जी ने इसमें कहा हुआ है। जब हम लोग लव लगाते हैं, इतनी अगर लव लगाते हम भी तो वली बन जाते, इस बेंच पे क्यों बैठते, इनका आशीर्वाद क्यों लेते? लेकिन इसमें उन्होंने जो कहा है जीवन का तत्व ज्ञान, कबीर जी का वो महत्व का है। यानी अपने मन की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हम कबीर जी के दोहों का विश्लेषण ज्यादा करें, लेकिन कहा है कि जब भी कभी हम कहते हैं कि मैं अगर बोलता हूं तो सुनने वाले कितना सुनते हैं मालूम नहीं, लेकिन जब सुनने वाला बोलता है तो कहने वाला खामोश रह जाता है। ये तत्व ज्ञान है। कबीर जी ने जो सामाजिक सुधारणाएं और परिवर्तन की दिशा, जाति पाति के भेदों को, ईश्वर अल्लाह के एक रूप को जो साबित किया हुआ है, वो ये है कि एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया कबीर ने कि जब हमको पानी पीना होता है तो हम ऊपर ही, समझो मान लो कि मैं 5 फुट 7 इंच मेरी ऊंचाई है और मैं सोचती हूँ कि पानी मैं ऐसे ही पीऊंगी। नहीं, मैं पानी ऐसे खड़ा होके पी नहीं सकती, मुझे पानी पीने के लिए झुकना ही चाहिए। अपना पानी का नल है ना यहाँ पे लेडीज रूम के पास में, वहां पे आप देखिए कि मेरे जमाने में तो वहां पे नल थे और हम लोग झुककर पानी पिया करते थे। वो ज्ञान का जो पानी था वो झुककर ही लेना चाहिए। और अगर हम झुकते नहीं हैं और ऐठ कर खड़े होते हैं तो पानी आपके तरफ नहीं आता है, वो जहां के तहां रुक जाता है। इसलिए जिंदगी में जितना विनम्र बनते हो उतना आपको मान सम्मान और पूरा ज्ञान मिलता है। तो अर्थ ये है कि थोड़ी सी नीचता यानी नीचापन, नीचता यानी बुरे अर्थ में नहीं, ऊंचता ऊंचापन, नीचता नीचे झुकना, ये अगर होता है तो उससे हम लोग अपनी जिंदगी का एक अच्छा दौर बना सकते हैं। ये दोहों ने हमें कहा हुआ है। कबीर जी के साकी के जो दोहे हैं वो ऐसे एक नहीं हजारों कहे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये नया दोहा है क्या? नहीं, लेकिन जब मैं पीढ़ी में ये बेंच में थी उस वक्त ये कबीर जो पोटाबत्ती सर ने हमें सिखाए, लेकिन आज मैं जब लाली मेरे लाल की के बारे में लिखती हूँ पेपर्स में तो वो लाली कुछ और है, जो भगवान से, खुदा से लव लगाने वाली, प्रेम लगाने वाली, और उसमें से जो पैदा हुआ है वो साहित्य है सूफी साहित्य। वो सूफी साहित्य में जो लोगों ने, अभी हम लोग तो उनके गजल सुनते हैं, है ना, मेरे रश के कमर वगैरह जो कुछ है, ये गजल अच्छे हैं, लेकिन उसमें खुदा और आशिक वो अलग तरीके से है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी को भी हम लोग आज याद करेंगे थोड़ा सा। अब किसानों के बारे में लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद, इससे सुनाई दे रहा है ना आपको? किसानों के बारे में उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जरूरत थी उतना ही उसे पहचाना मुझे। कितने सीधे सीधे और आसान शब्द, लेकिन जिंदगी की असलियत बताने की ताकत इन शब्दों में है। उसके बाद में जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजर जाना जारी है। जिंदगी के दौर निकल जाते हैं, लेकिन अब ये जिंदगी के दौर के कई हिंदी गीत हमको मालूम है, जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं वो कभी नहीं आते, है ना। लेकिन
कभी कभी जो दौर गुजरे वो फिर से भी आते हैं, जैसे कि आज ये बेंच मुझसे बात कर रहा, दीवारें मुझसे बात कर रही, ये बोर्ड तो इसका था, मतलब डामर का था, ये आज जरा मेकअप करके आया हुआ है अच्छे तरीके से पूरा। तो एक अजनबी सी दौड़ लिए ये जिंदगी जीतना चाहिए। दौड़ना इतना है कि थकना नहीं है और रुकना नहीं है, चलना है। ये गीत जो है, तो नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। और ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सालों के पहले लिखे हुए शब्द क्या नए हैं? कितनी दूरदृष्टि थी और अंतर्दृष्टि रखने वाले जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, वो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका। इसका मतलब क्या है? जिए कैसा? जियो तो ऐसे कि जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये गीतों में उसके प्रति छाया और उसके जितने भी सीन है वो आते हैं। यानी चुपचाप से बहना ये नदी से सीखो, औरों को मीठे फल देना ये पेड़ों से सीखो, ठंडी हवाओं से किसी का दिल लुफ्त कर देना ये हवाओं से सीखो, और जब दिल भर आता है तो आवाज करने वाले बादलों से भी सीखो, और जब दिल हल्का होता है तब बारिशों से सीखो कि क्या होती है जिंदगी के आनंद। यानी ये जो बातें हैं ये हम करते हैं, लेकिन एक घड़ी क्या खरीदी हमने हाथों में, हमारी जिंदगी को बांट दिया और घड़ी हमारे पीछे पड़ गई। देखते हैं हम लोग, आप भी देख रहे हो कि व्याख्यान कब खत्म होता है, ये घड़ी हमारे पीछे पड़ गई है। तो सुकून की बात करना ये जो है वो इन मुंशी प्रेमचंद साहब के जैसे एक सक्षम और ताकतवर लेखक के ही हाथ में हो सकता है। क्यों न हम आज उन्हें याद करें। अब देखो, प्रेमचंद जी ने हमारे आज के जीवन का असली वर्णन कितने सालों पहले किया। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कुछ लोगों को याद ही नहीं होता। इसका बहुत अच्छा तजुर्बा मुझे मेरे अपने कॉलेज लाइफ में आया। एक व्यक्ति थी, उन्होंने उनके जिंदगी में कितने बार हंसा होगा ये मालूम नहीं। एक दिन मैंने सोचा कि इस आदमी को शायद, इस व्यक्ति को शायद हम खुशी देंगे, तो उनकी बर्थ डेट निकाली, जन्मतिथि, और हमने जाकर एक फूल उनको पेश किया। लेकिन वो फूल देखने के बाद में भी वो खुश नहीं हुए। आज कागज के फूलों में जो रौनक थी, कागज के फूल भी सच्चे बन के आज बैठे थे, लेकिन सच्चा फूल भी उन्हें अच्छा नहीं लगा था। क्यों? ये व्यक्तिमत्व ही कुछ ऐसा अजीब था कि जो फूल देखकर भी खुश नहीं होता था और खुशी की बातें सुनकर भी खुश नहीं होता था। तो प्रेमचंद जी ने यही कहा है कि अगर तुम्हें निभाना है तो लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते हो बहुत, लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते हो बहुत, उन्हें क्या पता कि कितना दर्द हमारे दिल में छुपा हुआ है। उन्हें क्या पता है कि कितना दर्द हमारे दिल में छुपा हुआ है। फिर भी खुश रहो और सबको खुश रखो। लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं, प्रेमचंद जी बोल रहे हैं। किसानों को, दलितों को, पिछड़े हुए महिलाओं के बारे में जो लेखन किया हुआ है, किसान की जो दुख है, तकलीफें है, वो उन्होंने बयान की हुए। मालूम है कोई मेल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। जैसे कि मेरे गुरुवर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए अनमोल है क्योंकि इन्होंने मुझे रास्ता बताया हुआ है। तो ये जो साहित्य में छिपे हुए हीरे हैं, इन हीरों की याद आज हम करेंगे। आप कहोगे कि क्योंकि मैंने कम से कम 45 से 48 साल राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, हिंदी क्यों सीखे, हिंदी की बिंदी है और हिंदी के बिना नहीं चल सकता, हिंदी ने अपने मराठी और अंग्रेजी को भी अपनाया है, इसलिए सॉरी लेट सब कुछ चला देते हैं। कभी कभी परीक्षा जैसे कि
परीक्षा, सरकार जैसे शब्द भी हम स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी गला और गला में, तजुर्बे में और तरबियत में इन लोगों को भी अपना कर लेते हैं। यानी हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी ये आजकल आती है, संस्कृत तो आए बिना चलता ही नहीं। तो इस तरीके से सबों को समाविष्ट करने वाली ये भाषा है। अब मैं ये देखूंगी कि हरिवंश राय बच्चन जी, जो एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य का, जीवन में एक सितारा था, मानो बेहद वो प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे। अंबर के तारे कितने टूट जाते हैं, लेकिन अंबर उसका दुख नहीं करता, उसका दुख नहीं करता। जो छूट गए वो छूट गए, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। कितनी बड़ी फिलॉसफी, कितना बड़ा तत्व ज्ञान हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पे बताया हुआ है। मेरे एक स्टूडेंट ने हरिवंश राय बच्चन पर ही थीसिस लिखा हुआ है, डॉक्टर वीणा कड़बस्कर। तो उन्होंने ये हरिवंश राय के टाइम पे क्या हुआ था, कब और कंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जो छूट गया उसको छूटने दो, नया कुछ दौर अपनी जिंदगी में रखो। और वृक्षों के प्रति का प्रेम, हरिवंश राय ने कहा, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत अग्निपत। अग्निपत ये तो हम लोगों को मालूम है कि वृक्षों को देखकर कुछ बताने वाले, उसके बाद में थकना नहीं इसको बताने वाले। और यह महान दृश्य है, चल रहा है मनुष्य, हम लोग दौड़ रहे हैं। आपने वो गजल सुनी होगी कि इस शहर में हर एक परेशान सा क्यों है, मालूम नहीं क्यों परेशान है। सुबह में हम लोग ठीक है, लेकिन शाम में हम परेशान क्यों हो जाते हैं। इतनी उलझने, इतनी सिकुड़न, इतने तनाव, इतनी परेशानियां, इतने दुख और बहुत से कम सुख लेने की वृत्ति, इसके वजह से हम लोग परेशान हैं। लेकिन हरिवंश राय कहते हैं कि नहीं, ये अग्निपथ है, तुम्हें इसे पार करना होगा। और इसलिए तो वो बात है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि अग्निपथ से चलना इतना आसान नहीं है। हिंदी भाषा हमें अग्निपथ से कैसे चले ये सिखाने की एक बहुत बड़ी ताकत रखने वाली भाषा यानी हिंदी भाषा है। अब कभी कभी हमने देखा है कि जब भी कभी संकटों से मुकाबला होता है तो ऐसे राष्ट्रीय कवि, चाहे वो मैथिली शरण गुप्ता जी होंगे या और भी कोई जयशंकर प्रसाद जी होंगे, इन्होंने भी जो कुछ कहा है वो अलग है। वहां से लेके मेरे गुरु डॉक्टर निशिकांत ठकार जी सर तक के हम ये कहेंगे कि अरे कितनी ताकत है इनके लफ्जों में और इनके शब्दों में। लेकिन क्या अमृता प्रीतम को आप भूलोगे? अरे जिंदगी में अगर आप अमृता प्रीतम पढ़ते नहीं हो तो कुछ भी आपने नहीं पढ़ा। कबीर, तुलसी, मीर, नानक, शेख मोहम्मद ये तो चले गए दूर, लेकिन अमृता प्रीतम ये क्या है हमारे जिंदगी में। एक महिला लेखिका जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण से अवार्डी है और एक जिंदा दिली की स्याही अपने कलम में भरकर कागज पे दिल निकाल के रख देने वाली एक जिंदा दिल कवित्री यानी अमृता प्रीतम, जो 1919 से लेके 2005 तक के उनका जिंदगी का दौर था। जिंदगी में क्या कुछ नहीं होता, अगर ये जिंदगी की किताब हम खोल कर पढ़ते हैं तो कई पन्ने वैसे ही रह जाते हैं। कुछ पन्ने रंगीन है, कुछ काले हैं, कुछ छूट गए, कुछ फट गए, कुछ उड़ गए, कुछ जुड़े हुए हैं और कुछ चिपकाए हुए। ये हमारी जिंदगी की किताब है। तब हमें एक अच्छा गायक जगजीत सिंह को भूलना नहीं चाहिए, जो कहता है कि ये शब्दों में, हिंदी के शब्दों में इतनी बड़ी ताकत है। अब देखो, उसी प्रकार हम ये कहेंगे कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या अजीब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। हिंदी भाषा, हिंदी और उर्दू शब्दों का मेल
कितना बेमालूम तरीके से अपने में चूस लेती है, जैसे कि किसी नींबू से बने शरबत में शक्कर और पानी और नमक मिल जाए। ये क्या है? किसी गूंगे को पूछा कि गुड़ कैसा है तो बता नहीं सकता, लेकिन उसके मनोभाव, उसके चेहरे के भाव ये बता सकते हैं कि गुड़ मीठा है। और इस तरीके से जिंदगी के हर पन्ने को इन गजलों में जो स्थान हिंदी में भी आया हुआ है वो ये, कहीं छाव है, कहीं धूप है, कहीं और भी कोई रूप है, कहीं चेहरे इसमें छिपे हुए, ये एक अजीब सी नकाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबा बेहिसाब है। ये शब्द आए कहां से, गए कहां? किसने छू लिया, किसने पकड़ लिया, किसने अपने दिल में उनको स्थान दिया? और जिसने स्थान दिया वो जिंदगी के उनके दोस्त बने, दुश्मन नहीं। यानी दोस्तों, दुश्मनों को दोस्त बनाने की ताकत राष्ट्रभाषा हिंदी में कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए तो हम लोग चाहे रिक्शा में रहो, चाहे रेलवे में रहो, चाहे एयर में रहो, चाहे पानी में रहो, कहीं भी रहो, अगर हिंदी बोल लेते हैं तो दिल से दिल मिल जाता है। वहां पे हेलो हेलो बाय बाय ये नहीं होता, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। इसका मतलब क्या? हिंदी भाषा फिर से मिलाने की, आप बोलिए नहीं, आप बोलिए नहीं, तो फिर से मिलाने की कोशिश इसमें होती है। कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का नकाब है, कहीं बरकतों की है बारिशें। बरकतों की बारिश, सुकालस सुकालस नहीं, बरकतों की है बारिशें। कहीं दिल लगी बेहिसाब है, कभी कभी मजाक भी होती है। समझो, मान लो कि मैंने पहले 2 छात्रों को बोला कि आप बोलोगे नहीं, या तो आपकी जगह बदल के बैठो। मुझे वैसा किया करते थे तो मैं भी इनको करने वाली हूँ। तो आप लोग जगह बदल के बैठो। मैं आज मेरे गुरुवर्य पुजारी सर से एक राज बताने वाली हूँ। सर, मैंने कई एक बार आपके लेक्चर सुने हुए हैं, हमेशा मैं तृप्त नहीं हुई और हमेशा मैंने कहीं भी किसी भी सभागृह में पहली जगह छोड़ी नहीं सर। वो क्यों? मुझे भी ये मेरे भाई के जैसे लोग जब भाषण करते हैं तब बात करने की बुरी आदत थी। तब मुझे फड़कुले सर ने कहा कि अगर तुम अकेले बैठते हो तो किसी से बात नहीं करते और सामने वाले का सुन लेते। इस वजह से पूरे 1 साल मैंने ये मैडम के जगह पे पूरा की, जबकि तब से मैंने बोलना बंद किया और उसका एक आचरण किया, कहीं भी जाओ और किधर भी जाओ पहले लाइन में ही मैं बैठती हूँ, क्योंकि सर ने मुझे बताया था पहले लाइन में बैठने को मिलना ये भाग्य की बात होती है। और हमेशा पहले ही लाइन में बैठो, ये मत सोचो कि हम पहले लाइन में बैठने के काबिल नहीं है। तुम अपनी खुद की हैसियत ऐसी करो। तो बेटे, पहले लाइन में बैठना, ये अपने दोस्तों से दिल की बातें करने इतना आसान नहीं है। पहले लाइन में बैठना यानी पहले नंबर में आने की बड़ी कोशिश रहती है। तो ध्यान में रखो, जहां भी जाओ पहले लाइन में ही बैठने की कोशिश करो और पहला आने की कोशिश करो उसमें से हमेशा। तो इस तरीके से जगदीश सिंह का एक याद मुझे याद आती है कि हिंदी में नाटक, कथा, कविता, खंडक, उपन्यास, ये सब बातों को, या तुम्हारे प्रवास वर्णन, इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि गजलों ने भी अपना योगदान यहाँ पे दिया। बहुत अच्छे। अब आप YouTube चलाते होंगे, उसमें सुजात खान ये एक अच्छे नामी गायक है, वैसे तो बहुत है, लेकिन उन्होंने जो जिंदगी की एक महत्वपूर्ण बात बताई। अब मैं इतने अलग अलग नमूने आपके सामने रख रही हूँ तो आप फिर से भी कुछ हलचल करते हैं। इसका मतलब मैं अगर वो हिंदी का भाषण देती तो शायद पिछला दरवाजा खुल जाता और यहाँ पे कोई नहीं रहता और सिर्फ बेंचों से मैं बात किया करती थी। तो सुजात खान की जो गजल है, जिसने हिंदी में और उर्दू में अपना एक बहुत बड़ा अहम स्थान ये पैदा किया हुआ है, कितना महत्व का है देखो। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है
पता ही नहीं। कितने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ही रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। देखो, गजलों में जिंदगी के असली बातों को और तत्व ज्ञान को पिरोने की कितनी बड़ी शक्ति है। और ये हिंदी, उर्दू और साथ ही साथ मराठी भाषा में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बहनें हैं, ये तीनों बहनें इसमें से। दूसरी गजल अगर हम देखते हैं तो हम ये सोचेंगे कि गजल क्या कुछ नहीं कहती। भुलाने में जिनको, देखो घड़ी वाले को ने सुनो, आपके लिए यूजफुल है ये। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही अब मुझे याद आने लगे हैं। एक क्लास में मुझे याद है, अबू बकर, चीनीवार, सट्टे, एडवोकेट जे कुलकर्णी, सुशील कुमार शिंदे साहब, कीर्ति गांधी और बहुत से, ये सब लोग, इन लोगों को भुलाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक को कुछ न कुछ बनाया है कल इस महाविद्यालय ने, हर एक को बनाया हुआ है। तो भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही अब मुझे याद आने लगे हैं। मेरे गम में वो मुस्कुराने लगे हैं, मजे अब मोहब्बत के आने लगे हैं। अच्छा लगा मुझे, आज मुझे भी लगा कि मैं भी पीढ़ी में आके बैठ गई हूँ। रोल नंबर 17, बहुत जल्दी से एडमिशन लिए थे। मेरे गम में वो मुस्कुराने लगे हैं, तेरे इश्क का जब से इरफा हुआ है, जुदाई में भी लुत्फ आने लगे हैं। उसे प्यार यूं हम जताने लगे हैं, रूठा नहीं पर मनाने लगे हैं। क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छी कविता बताए। तो ये जो है, कहीं वो अब पर्दा नहीं मुझसे यारो, कहीं मुझसे दामन बचाने लगे हैं। कितनी कितनी बातें इन गजलों के द्वारा हमारी जिंदगी में आती है। आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना ये? अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर से मैं राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, राष्ट्रभाषा क्यों पढ़े, वो मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से गजलों ने भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। अमृता प्रीतम की बात मैं बताते बताते भूल गई। उन्होंने रसीदी टिकट, ये जो लिखा हुआ है, कैनवस, ये जो लिखा, आप जरूर अमृता प्रीतम पढ़िए, ग्रंथपाल सर ढूंढ के रखेंगे। और अमृता प्रीतम मैंने सच्ची असली जिंदगी, आप ये पढ़िए। तो उन्होंने ये कहा है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। ये अभी आजकल हम लोग पेपर में पढ़ते हैं ना, मी पुनः येईन पुनः येईन, वो पुनः आना अलग है और अमृता प्रीतम जी का पुनः फिर से आना बहुत अलग है। देखो क्या बताया अमृता प्रीतम जी के शब्दों में, ताकत देखो। यही जिस्म, यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। इतनी कविता, इतनी कविता। एक जिंदगी का लम्हा उन्होंने ऐसा बताया, जब उनकी माँ गुजर जाती है, अमृता प्रीतम जी की, जो पंजाबी भाषा से ज्यादा रखते हैं, उर्दू से भी रखते हैं, हिंदी से भी रखते हैं, अंग्रेजी में भी रखते हैं। तो इमरोज और साहिर, ये दो उनकी जिंदगी के दो पन्ने, ये आप पढ़िए उसमें से। तो ये अमृता जी ने जब उनकी माँ गुजर जाती है तो अपने पिताजी से पूछा, माँ को उठाने की कोशिश की कि तुम उठो। माँ, ये एक बहुत, यानी जो जिंदगी भर चाहिए ऐसी चीज है वो माँ। तो माँ जब चली जाती है तो वो उठती नहीं। उसके बाद में उसने एक सवाल अपने पिताजी से पूछा, माँ के सारा कारोबार पूरा हो जाने के बाद में, विधि हो जाने के बाद में, कि पिताजी मैंने माँ को उठाया पर वो उठी नहीं, और बाद में वो मुझे छोड़ के चले गई। लेकिन मैंने सुना था कि जब बच्चे भगवान से कहते हैं कि मेरी माँ मुझे लौटा दो, तो भगवान सुनता है
तो पिताजी, मैं नहीं विश्वास करती कि भगवान है, क्योंकि अगर वो होते तो मेरी माँ को उठा देते, जगा देते और मेरी माँ मुझे लौटा देते। तो फिर पिताजी ने उनकी समझ निकालने की कोशिश की, लेकिन एक दिल पे ऐसा सदमा अमृता जी के दिल पे पड़ा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मानती हूं कि भगवान है, क्योंकि अगर वो बच्चों का भी सुनता नहीं है भगवान, तो वो है ये मैं मानूं कैसे? बच्चों की जो दुआ है, बच्चों की जो पुकार है, बच्चों की जो मांग है, वो भगवान सुनते हैं। लेकिन आज मेरे माँ के बारे में भगवान ने सुना नहीं है। वो इतने कठोर है ये मुझे मालूम नहीं, और मैं नहीं मानती कि भगवान है। लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटे, भगवान इसलिए है कि उन्हें तुम्हारी माँ पसंद आ गई, और भगवान को वो लोग पसंद है जो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे तैसे अमृता मान गई, लेकिन जिंदगी के सदमे हर बार अकेली में जूझती गई। वो संघर्ष, वो घुटन, वो दिल की चुभन, वो कांटे, वो खुरदरे रास्ते, ये सब वो पार करते चली गई। ऐसे एक सिद्ध हस्त, ऐसी लेखिका, कवयित्री ये जो है वो ये अमृता प्रीतम है। तो वो सोचिए, इसमें और भी एक योगदान है हमारे हिंदी में, गुलजार साहब का। अब गुलजार कौन है? राखी जी के पति, अभिनेत्री राखी जी के पति, एक अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर। अब उन्होंने जिंदगी के दौर को रेलगाड़ी समझ रखा। देखो, प्रतीकात्मक कविताएं कैसी है हिंदी में, रेलगाड़ी समझ रखा और कहा कि आहिस्ता चल जिंदगी। आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी अभी जरूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई दिल में, उनको दफनाना बाकी है, उनको दफनाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज निभाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, जिंदगी की जो ट्रेजेडी है वो देखो। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों को और उनके जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज निभाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। तू आगे चल, तू आगे चल, मैं आता हूं। तू आगे चल, मैं आता हूं। क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा? मौत तो हर एक को है। तू आगे चल, मैं आता हूं। क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा? इन सांसों पर हक है जिनका, इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। अब देखो ये क्या बताते हैं। कभी गुलजार को आपने हम लोग यही देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या। अरे इन लफ्जों में, इन कविताओं में जो लफ्ज उनके हैं वो कविता बनते हैं कैसे? आखिरी 5 या 4 मिनट होंगे। अब कभी कभी इन गानों में, कभी हमने देखे कि गानों में कभी भावगीत होते हैं, कभी ठुमरी होती है, कभी गजल होते हैं, कभी मुशायरा होता है, कभी हम लोग सलाम भी फेरते हैं, उसमें तवाइफों की महफिलें भी होती हैं। तो आपको जो पसंद आएगा वो ये कि डायरेक्टेड बाय राज खोसला,
जो फिल्म का नाम है काला पानी, जिसमें आशा भोसले ने गाना गाया हुआ है, आशा दीदी का, जो 90 साल की है फिलहाल, आशा भोसले जी। म्यूजिक एसडी बर ने दिया है और लेखन मजरूह सुल्तानपुरी ने किया। अब बोलो इनका हिंदी से क्या ताल्लुक है, लेकिन हिंदी के शब्दों की गठन बनाने की जो ताकत है वो हिंदी के लेखक में ही है, ये मत भूलिए। तो मैं ये कहती हूँगी कि आपको मालूम होगा, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, ये पुराना गाना है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया। हमें कोयल मालूम है लेकिन कोयलिया मालूम नहीं, कोकिल ये मालूम नहीं है। अब अगर ये हम लोग गाते हैं तो बड़ा दिल झूम उठता है। अब आप कहोगे कि मैडम तो बताइए, बताएंगे। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, कुहुक रहे ती राजा तोरे बंगले पर। हिंदी की लगन और उसका ठेका देखो। जो मैं होती राजा कारी बदरिया, कारी बदरिया काले बादल, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, बरस रहे ती राजा तोरे बंगले पर, बरस रहे ती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, चमेली बेल, चमेली की बेल, बेला बेल, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपट रहे ती राजा तोरे बंगले पर, लिपट रहे ती राजा तोरे बंगले पर। आखिरी, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, दुल्हन और दुल्हनिया ये दो शब्द उसमें के, वधू। जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, मटक रहे ती राजा तोरे बंगले पर, मटक रहे ती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। अब बोलो, इसमें एक झलक है, आपको पसंद आया? थैंक यू। तो याद करो ये गाना, काला पानी, देवानंद, आशा भोसले, एसडी बर्मन। तो इसमें क्या है? आप कहोगे हिंदी दिन चल रहा है, अमृता प्रीतम लाए, कबीर लाए, हरिवंश लाए, गुलजार लाए, और आखिरी दो कविताएं नसीम पठान की। कविताओं से ज्यादा मेरी ये गजल है। दो ना, दो गजल मैं अपनी पेश करूंगी और उसके बाद में आपको आपकी रिहा कर दी जाएगी। सब दरवाजे आपके लिए हमारे जाने के बाद में खुले हैं। हमारे जाने के बाद में इन्हें क्या, मैं फिर आऊंगी। अब देखो, हिंदी के गजलों में और शब्दों में आप सामने लाइए, कौन सी ला रहे हो ये हम पूछने वाले नहीं, आप लाइए। और आप भी यूं लगता है कि तुम आ गए हो, यूं लगता है, सिर्फ आंखों के सामने आप अपना नजारा, ये प्रतीकात्मक गजल है। यूं लगता है कि तुम आ गए हो, रात के सन्नाटे में एक अनजानी दस्तक, रात के सन्नाटे में एक अनजानी दस्तक जब मेरे कानों पे पड़ती है, जब मेरे कानों पे पड़ती है, यूं लगता है कि तुम आ गए हो। अचानक एक तेज हवा, अचानक एक तेज हवा जब खिड़की से टकराती है, आ रहा ना, आंखों के सामने आ रहा ना, हाँ, जग जाओ, सो नहीं। अचानक एक तेज हवा जब खिड़की से टकराती है,
कई दिनों से बंद मेरे दिल की खिड़कियां, कई दिनों से बंद मेरे दिल की खिड़कियां तेजी से खुल जाती है। आपको पसंद आई? तेजी से खुल जाती है। झपक कर खिड़कियों से मैं टकराती हूँ, झपक कर खिड़कियों से टकराती हूँ मैं, यूं लगता है कि तुम आ गए हो। तुम्हारे आहट की एक खामोश आवाज, तुम्हारे आहट की एक खामोश आवाज मेरे जज्बातों का एक कोना चीर देती है, मेरे जज्बातों का एक कोना चीर देती है। खून टपकने लगता है, खून टपकने लगता है उसे पोंछने के लिए, उसे पोंछने के लिए यूं लगता है कि तुम आ गए हो। कुछ देर तक ये सिला चलता है, पल में ही वहम का पर्दा खुल जाता है। लगता है सिर्फ वो एक हवा का साया था, लगता है वो सिर्फ एक हवा का साया था। फिर भी क्यों लगता है, क्या होगा अगले शब्द, फिर भी क्यों लगता है कि तुम आ गए हो। देर रात में बारिश की कुछ बूंदे, बहुत अहम लाइनें हैं ये। देर रात में बारिश की कुछ बूंदे आंगन में लगाई जूही के बेल के पत्तों से चिपक गई है, आंगन में लगाए जूही के बेल के पत्तों से चिपक गई है। जूही के 4 फूल उस पर खिल उठे हैं, जूही के 4 फूल उस पर खिल उठे हैं। लगता है तुम आकर चले गए हो, तुम आकर चले गए हो। आखिरी, ये होने के बाद में हो जाए, बोलो, नमकीन आंसू। जिंदगी के चंद ख्वाबों को सीने से लगाकर, जिंदगी के चंद ख्वाबों को सीने से लगाकर तय कर लिया है मौत का सफर, तय कर लिया है मौत का सफर। हर दिन हर पल के साथ है मेरा अपना कफन, हर दिन हर पल के साथ है मेरा अपना कफन। पता नहीं, पता नहीं कौन सी अनजान आहट चुपके से चूम लेती है मेरे पलकों को, पता नहीं कौन सी अनजान आहट चूम लेती है मेरे पलकों को। गुलाब पंखुड़ियों से मेरी पलकें गहरी नींद में खो जाती है, गुलाब पंखुड़ियों से मेरी पलकें गहरी नींद में खो जाती है। इन पलकों में अब भी कुछ ख्वाब बचे हैं, इन पलकों में अब भी कुछ ख्वाब बचे हैं, कुछ खिलते अरमान अब भी बाकी है, कुछ खिलते अरमान अब भी बाकी है। दिल खामोशी में डूब जाता है, दिल खामोशी में डूब जाता है, कहीं किसी खिलते हुए नरगिस की आहट से। नरगिस सुबह की किरणें, फूल का नाम है। कहीं किसी खिलते हुए नरगिस की आहट से खुर्शीद के आलम, सूर्याची किरण खुर्शीद के आलम को टटोलता है, चमकती चांदनी को महसूस करता है। दूर कहीं आसमान में बसी हुई मेरी रूह, रूह आत्मा, दूर कहीं आसमान में बसी मेरी रूह कुछ खोई हुई यादों को रेतीली जमीन पर लिखती है। वाळू, वाळूची जमीन, रेतीली जमीन पर लिखती है। क्या लिखती है? शायद, शायद मेरा नाम, शायद मेरा नाम लिखती है। आंखों के समंदर में समाये आंसुओं की कुछ लहरें दौड़ते आएंगी, आंखों के समंदर में समाये आंसुओं की कुछ लहरें दौड़ते आएंगी, अपने साथ मेरा नाम भी लेकर जाएंगी, अपने साथ मेरा नाम भी लेकर जाएंगी। लोग कहेंगे आज समुंदर का पानी कुछ ज्यादा नमकीन है, लोग कहेंगे आज समुंदर का पानी कुछ ज्यादा नमकीन है। कोई बेनाम
खामोशी से कहेगा, कोई बेनाम खामोशी से कहेगा, हाँ मेरे 4 आंसू जो उस समंदर में मिले हैं, मेरे 4 आंसू जो उस समंदर में मिले हैं। आज आपके साथ में जो पल बीते वो भुलाए न बने, ऐसे है। यादें और उनका सिलसिला तो बहुत कुछ था, लेकिन तरोताजा यादें फिर से इर्द गिर्द घूमने लगी, कुछ खुशबुओं के रूप से और कुछ यादों के रूप से। शुक्रिया तो उन लोगों का है और आप सभी का भी, जिन्होंने इन तरोताजा यादों को और भी हरा भरा रूप दे दिया। और हम ये कहेंगे कि शाम तक ये नज़ारे आंखों के सामने रहेंगे और हम ये करते रहेंगे कि जमाना बीत गया, लम्हे बीत गए, पल बीत गए, समय बीत गया, घंटों बीत गए, साल बीत गए, अरसे बीत गए, युग बीत गए, लेकिन जहां पे अपनी कर्मभूमि है, जिस जमीन ने हमें आज खड़ा किया हुआ है, उसको कैसे भूले। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा, जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा, हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। मैं मैडम जी से विनती करता हूं कि आज इस समारोह में उपस्थित हमारे डॉक्टर मेलकेरी सर का मैडम जी के करकमल द्वारा डॉक्टर मेलकेरी सर का यहाँ पे हिंदी विभाग द्वारा स्वागत होगा। साथ ही हमारे डॉक्टर सतीश पनाड़कर जी का भी सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। मैं सर से विनती करता हूं कि वे हमारा सत्कार स्वीकार करें। मैडम जी के करकमल द्वारा डॉक्टर सतीश पनाड़कर। आप जो रंगोली देख रहे हो, ये रंगोली निकालने का काम जिन्होंने किया है काजल शर्मा, मैं उनका भी सत्कार करने के लिए विनती करता हूं मैडम जी से, वे आए। साथ ही साथ डॉक्टर दादा साहब खांडेकर सर जी का भी सम्मान मैडम जी के करकमल द्वारा होगा। मैं मैडम से विनती करता हूं कि सर जी का सम्मान करें। मैं डॉक्टर खांडे सर से विनती करती हूँ कि वो संघ प्रकाश डुड्डे सर का सत्कार करें। अब इसके बाद में डॉक्टर सुहास पुजारी व प्रधानाचार्य को विनती करती हूँ कि वे यहाँ आएं और अपना मार्गदर्शन करें। संगमेश्वर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र देसाई सर, हिंदीच्या आणि शिक्षणशास्त्राच्या प्राध्यापिका प्राचार्य डॉक्टर नसीम पठाण, हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे, डॉक्टर दादासाहेब खांडेकर, उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि हिंदी भाषेवर प्रेम करणारे आपण सर्व विद्यार्थी, हिंदी भाषेच्या कुठल्याही कार्यक्रमाला येताना माझ्या मनात एक वेगळा आनंद असतो। एका समृद्ध भाषेचा अनुभव आपण घेणार आहोत, हा तो आनंद असतो। गेल्या अनेक वर्षापासून हिंदी भाषेच्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित राहत आलोय।
काही वेळा हिंदीमधून बोललोय देखील. पण आज एवढं छान हिंदीमधून ऐकल्यानंतर मला असं वाटलं की आपण मराठीत बोललेलं जास्त संयुक्तिक आहे. विवेकानंदांचा संदर्भ कुणीतरी एका विद्यार्थ्याने दिला, इथं विद्यार्थिनीनं दिला, मेट्रे. तिचंही मी विशेष अभिनंदन करतो. फार छान असं भाषण तिनं केलं. ती मराठीची विद्यार्थिनी आहे आणि तिची चुणूक आमच्या वर्गामध्ये देखील मला जाणवलेली होती. आणि मला वाटतं एकदा मी खांडेकर सरांना सुद्धा तिचं नाव सांगितलेलं होतं आणि त्याचा छान प्रत्यय आज तिनं दिला. मराठीची विद्यार्थिनी हिंदी इतकं छान बोलते याचा एक आनंद, वेगळा आनंद माझ्या मनात आहे. तर स्वामी विवेकानंदांचा संदर्भ तिनं दिला की विवेकानंदांना त्यांच्या भाषेत बोलल्यानंतर ते समोरच्याच्या भाषेत बोलत होते. हा एक संदर्भ त्यांनी दिला. वेगळ्या अर्थानं इथं तुम्ही हिंदीत बोलताय, पण हिंदी विषयीचं प्रेम माझ्या मातृभाषेतून मी व्यक्त करावं असं मला वाटतं, विवेकानंदांचा तोच संदर्भ घेऊन. म्हणून मी आज थोडंसं मराठीत बोलतोय. सुरुवातीला सगळ्यांना हिंदी दिनाच्या शुभेच्छा. हिंदी ही राष्ट्रवाणी आहे, लक्षात घ्या. आपल्या भाषेवर, आपल्या मातृभाषेवर, आपल्या आईनं दिलेल्या भाषेवर आपण जसं प्रेम करायला हवं, तसंच आपल्या मातृभूमीच्या भाषेवर देखील आपल्याला प्रेम करता आलं पाहिजे. आणि इतकी समृद्ध भाषा ही हिंदीची मिठास आता तुम्ही ऐकलेली आहे, अनुभवलेली आहे. भक्त कबीरदास, हरिवंशराय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, किती जणांचे, जगजीत सिंग, कित्येक जणांच्या साहित्याचे दाखले, ताहिर लुधियानवी, कितीतरी दाखले मॅडमनी दिले. मला वाटतं यांच्या साहित्यातला काही अंश जरी आपण वाचला तरी आपलं जीवन सार्थकी लागल्यासारखं आहे. इतकं श्रेष्ठ साहित्य आहे. कबीर तर पावलो पावली आपल्याला आठवतो. जीवनातल्या साध्या साध्या प्रसंगात देखील कबीराची आठवण होते. मुंशी प्रेमचंद सारखा किती थोर कादंबरीकार आणि कथाकार या देशात होऊन गेला, जो हिंदीनं दिला. एक एक कथा वाचा त्यांच्या. वाचणं शक्य नसेल तर दूरदर्शनच्या माध्यमातून कधीतरी मुंशी प्रेमचंदची कथा पाहायला मिळाली तर जरूर पहा. काय योग्यतेची ही माणसं आहेत हे लक्षात येईल. तुमच्या हातात सगळी साधनं आहेत. ही देव माणसं तुमच्या ओंजळीत आहेत, लक्षात घ्या. यातल्या एखादरी माणसाची, मुंशी प्रेमचंद असेल किंवा हरिवंशराय बच्चन असेल, यांच्या साहित्याचा आस्वाद तुम्ही तुमच्या जवळ असलेल्या साधनांच्या माध्यमातून घ्या. हिंदी भाषेचं वैभव तुम्हाला आपोआप लक्षात येईल. अमृता प्रीतमचा उल्लेख केला त्यांनी, मी त्याकडे लक्ष वेधतो. अमृता प्रीतमचं साहित्य तर अतिशय श्रेष्ठ दर्जाचं आहे, त्याला म्हणजे तोडच नाहीये. ज्ञानपीठ पुरस्कारानं सन्मानित झालेली ती स्त्री होती. पण तिनं जे प्रेमविषयक लिहिलंय आपल्या साहित्यातून आणि जीवनात जे प्रेम अनुभवलं अमृता प्रीतमनं, त्या प्रेमाची देखील एक अजब कहाणी आहे. आपण फार फुटकळ प्रेमाबद्दल बोलतो आणि फुटकळ प्रेमाबद्दल ऐकतो. तसल्या फुटकळ प्रेमाची कथा अमृता प्रीतम सांगत नाही. ती अतिशय वेगळ्या पातळीवरचं प्रेम सांगते. ताहिर लुधियानवी नावाचा एक गीतकार, हिंदी मधला, त्यांची अनेक गाजलेली गाणी आहेत. मैं पल दो पल का शायर हूं, ताहिर लुधियानवीच आहे. तर असा हा गीतकार अमृता प्रीतमचा प्रियकर होता. दोघांची कित्येक वर्ष भेट नव्हती, पण तरी देखील प्रेम आटलेलं नव्हतं. प्रेमाचा पत्रव्यवहार चालू होता, जो नंतर प्रकाशित झालाय. इम्रोज नावाचा एक चित्रकार होता. त्या इम्रोज बद्दल देखील अशीच प्रेमाची भावना अमृता प्रीतमच्या मनात होती. एक लक्षात घ्या,
प्रेम अतिशय उच्च पातळीवरचं होतं. हे तुम्ही म्हणाल साहिर लुधियानीवर पण करत होते आणि इम्रोजवर एका वरच्या पातळीवरचं ते प्रेम आहे. इम्रोज नावाच्या त्या चित्रकारावर देखील ती तसंच प्रेम करत होती. हे सगळं तिच्या साहित्यातून देखील व्यक्त झालेलं आहे. मला असं वाटतं हे सगळं वाचणं म्हणजे आपलं आयुष्य समृद्ध करणं आहे. हिंदी साहित्य हे काम उत्कृष्टपणे करतं. हिंदी भाषा ते काम उत्कृष्टपणे करते. आपल्याला घडवण्याचं, आपल्याला समृद्ध करण्याचं, आपली संवेदनशीलता तल्लख करण्याचं, तीव्र करण्याचं कार्य ही भाषा करते. एवढी श्रेष्ठ भाषा आहे आपली. आपल्या देशाची ही भाषा आहे आणि आपल्या देशातल्या अनेक महापुरुषांनी हिंदी भाषा राष्ट्रवाणी म्हणून स्वीकारलेला आहे. पुन्हा पुन्हा त्याचा वापर करायला त्यांनी सांगितलेला आहे. महात्मा गांधी असतील, दयानंद सरस्वती असतील, लोकमान्य टिळक असतील, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, वेगवेगळ्या प्रांतातले महानायक जे आहेत त्या सगळ्यांनी हिंदीचा गौरव केलाय. मी उल्लेख का करतो तर लोकमान्य टिळक मराठी होते. मराठी भाषेवर विलक्षण प्रेम होतं त्यांचं. केसरी सारखं वृत्तपत्र त्यांनी चालवलं. पण हे चालवत असताना देखील राष्ट्रभाषेबद्दल तेवढाच आदर त्यांच्या मनात होता. गांधीजी हे गुजराती होते, लक्षात घ्या. आपले जे राष्ट्रपिता होते ते गुजराती होते. गुजराती भाषेवर त्यांचं प्रभुत्व होतं. गुजरातीमधून भरपूर लेखन त्यांनी केलं. इंग्रजीवर देखील त्यांचं प्रभुत्व होतं. इंग्रजी भाषेतून देखील भरपूर लेखन त्यांनी केलं. सुरुवातीच्या काळात गांधीजींना जेवढ्या सफाईनं हिंदी बोलायला पाहिजे तेवढ्या सफाईनं हिंदी येत नव्हती असे उल्लेख आहेत. पण गांधीजींनी प्रयत्नपूर्वक हिंदी आत्मसात केली आणि जवळपास 450 पृष्ठांचं साहित्य हे बापूजींनी हिंदीमध्ये लिहिलंय. बापू के कलम से या नावानं काका कालेलकरांनी ते संपादित केलेलं आहे. कितीतरी अशा वेगवेगळ्या गोष्टी सांगता येतील की ज्यातून हिंदी भाषेचं वैभव प्रकट होईल, हिंदी भाषेचं महत्त्व प्रकट होईल. अशी ही भाषा तुम्हाला अभ्यासाला मिळते. आपल्या देशाची ती भाषा आहे, त्याबद्दलचा आदर आपण सगळ्यांनी जपावं ही भावना मी व्यक्त करतो. एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे मातृभाषेविषयी आणि आपल्या भाषेविषयीची आस्था ही थोडीशी क्षीण होत चाललेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर तर असे दिवस साजरे करणं अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्हाला माहीत नसेल, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये रिजनल लँग्वेजला त्यामुळेच महत्त्व आलंय. तुमच्या भाषा शिका. पहिल्यांदा तुमच्या भाषेवर प्रेम करायला शिका. आईनं शिकवलेल्या भाषेवर ज्याला प्रेम करता येत नाही त्याला जगातल्या दुसऱ्या कुठल्याही भाषेवर खरं प्रेम करता येत नाही. म्हणून आपल्या भाषेवर प्रेम करा. आणि हे शिक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये स्वीकारलं गेलं आहे. पुढल्या वर्षी सेकंड इयर बीकॉमला, BSc ला देखील मराठी आणि हिंदी हे विषय राहणार आहेत. त्याचं कारण ते आहे. इंग्रजीचा जरूर अभ्यास करा, पण स्वतःच्या भाषेचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. सगळे महात्मे आणि महानायक आपल्या भाषेचा डंका दुसऱ्या देशात देखील जाऊन वाजवतात. स्वामी विवेकानंदांचं उदाहरण दिलं लॉस एंजेल्सला. तिथं जाऊन त्यांनी आपल्या भाषेमध्ये संवाद साधला. हा अभिमान आपण जपला पाहिजे आणि त्यासाठी हा दिवस आहे. कितीतरी उदाहरणं सांगता येतील, साहित्यामध्ये ती विखुरलेली आहेत. मॅडमने अतिशय छान सगळं विवेचन केलं. खरं तर अशी भाषा, अशी हिंदी ऐकायला मिळणं देखील आता अवघड झालेलं आहे. मी आणखीन एक आठवण सांगतो. मी जेव्हा विद्यार्थी होतो, सोलापूरमध्ये दयानंद कॉलेजला शिकत असताना मी या शहरामध्ये एका खोलीमध्ये भाड्यानं राहत होतो आणि ते घर होतं नसीम पठाण यांचं. फातेमा मंजिल नावाचं त्या चौपाडच्या एरियामध्ये, काळा मशिदीच्या एरियामध्ये त्यांचं घर होतं. आणि मी 3ऱ्या मजल्यावर त्यांच्या घरामध्ये भाड्यानं राहत होतो. आणि त्यावेळेस देखील त्यांची आणि त्यांच्या घराण्याची कीर्ती मला माहीत होती. मी घराण्याची एवढ्यासाठी म्हणतो, त्यांचे वडील बंधू डॉक्टर यू म पठाण
हे मराठीतले फार मोठे साहित्यिक आहेत. ते अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले होते आणि संत साहित्याचे गाढे विद्वान म्हणून ओळखले जातात त्यांचे भाऊ. दुसरी महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो, कधीतरी त्यांच्या खोलीमध्ये त्यांच्या घरामध्ये आम्ही भाडं देण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे मुलं तिथे राहणारे जायचो. इतकी छान मराठी ऐकायला मिळायची, आमच्या मराठीची आम्हाला लाज वाटायची त्यावेळेस. एवढं छान मराठी त्यांच्या घरामध्ये, म्हणजे मुस्लिम कुटुंबातले असून, मुस्लिम संस्कृतीतले असून, हिंदी भाषक असून तरी सुद्धा अतिशय सुंदर, अतिशय छान मराठी त्यांच्या घरातली लहान मुलं देखील बोलत होती. हे तर बोलत होतेच, त्यांच्या घरातली लहान मुलं सुद्धा तेवढी छान मराठी बोलत होते. असं भाषेवर प्रेम करता आलं पाहिजे. मी दुड्डे सरांचं विशेष अभिनंदन करतो की त्यांनी मॅडमला आज आमंत्रित केलं आणि त्यांना जुन्या आठवणी जागवता आल्या. या B1 आणि B11, पूर्वीचं हे B11, या B11 मधल्या एक एक डेस्कनं काय काय अनुभवलेलं आहे त्याचा एक स्वतंत्र इतिहास आहे. त्या इतिहासाचं एक पान आज नसीम पठाण यांनी तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे, त्या बाकाची आठवण करून. मला एवढंच सुचवायचं आहे की तुम्ही सुद्धा असं भाषेवर, साहित्यावर, ज्ञानावर प्रेम करा आणि पुढल्या 15-20 वर्षानंतरच्या काळामध्ये तुम्हालाही देवानं आणि दैवानं अशी संधी द्यावी की अशा व्यासपीठावर तुम्हाला जाता यावं आणि याच इथेच मी बसलो होतो असं सांगता यावं तुम्हाला, अशी संधी तुम्हाला मिळावी, अशी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. अब इसके बाद मैं आभार प्रदर्शन व्यक्त करने के लिए मुकेश राठौड़ को बुलाना चाहूँगी. हमारी एकता और अखंडता ही हमारी देश की पहचान है. हमारी एकता और अखंडता ही हमारी देश की पहचान है. हिंदुस्तानी है अमर, हिंदी हमारी जुबान है. आज इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में नसीमा पठान जी का मैं संगमेश्वर कॉलेज की हिंदी विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं. कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र देसाई जी सर को हिंदी विभाग की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं. इसके साथ ही कॉलेज के उप प्राध्यानाचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर, इनका मैं हिंदी विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूं. हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे सर जी के छात्रों की ओर से आभार प्रकट करता हूं. प्राध्यापक खांडे सर जी के छात्रों की ओर से आभार प्रकट करता हूं. आप सभी छात्र तथा अध्यापकों का मैं भी आभार प्रकट करता हूं. धन्यवाद.